तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग जो है हिस्ट्री के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो महामैराथन सीरीज के अंतर्गत है। और जिसका आंसर आपको पहले से पता है, उसका आंसर आप लोग साथ में देते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन आपका यही, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ है। जिसमें आपका ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ है, जिसमें एक है जियो और एक है ग्राफी। यही दो शब्द से मिलकर जो है भूगोल की उत्पत्ति हुई है। और आपका है अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यानी ज्योग्राफी शब्द जो है उनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका इरेटोस्थेनीज। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज, जिसे ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है। और है आपका अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल को जो जनक है ये कहे जाते हैं आपका, ये रेटजेल को कहे जाते हैं। किसको? रेटजेल को। और पूरा ज्योग्राफी के फादर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको इरेटोस्थेनीज को। और है आपका अगला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल का संबंध किससे है। यानी भौतिक भूगोल जो है उनका संबंध किससे है। भौतिक शब्द से जो है आप पता कर सकते हैं इसका भौतिक का। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर प्राकृतिक से। किससे? प्राकृतिक पर्यावरण से। और है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये तो इजी क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है। जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, तो इसका कितना परसेंट एरिया, 100% हो गया अर्थ, तो इसका कितना परसेंट एरिया जो है जल से ढका हुआ है और कितना परसेंट एरिया पर भूमि है। तो इसका जो है 29% एरिया पर भूमि है। तो 100 में 29 घटा दीजिए तो 71% पर जो है ओनली जल और जल है। कितना है? 71% पर सिर्फ जल है। और है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार किससे मापा जाता है। यानी पृथ्वी का आकार जो है किसके समान माना जाता है। किसके समान माना जाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। यानी पृथ्वी का जो आकार है किसके समान है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है। कैसा पढ़ते हैं हम लोग? पृथ्वी गोल है। लेकिन ओरिजिनल में पृथ्वी गोल नहीं है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, कैसा गोल है। आप लोग इसका आंसर देना आप लोग को। तो पृथ्वी कैसा गोल है? चपटा गोल है। पूरी तरह से गोल नहीं है, चपटा गोल है। कैसा? चपटा गोल है। और है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन का समय कितना है। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन समय है वो कितना है। यानी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, घूर्णन समय का मतलब वह अपने अक्ष पर कितने देर में घूमती है। यानी एक चक्कर अर्थ पर कितना देर में लगाती है, जिससे दिन और रात होता है। तो ये 24 घंटा में जो अपना घूर्णन गति को पूरा करता है। लेकिन अगर पूछे कि आपको जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तब आपको 365 दिन देना है। 365 दिन जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगता है। लेकिन इसका घूर्णन पूछा है तो इसके अक्ष पर एक घूर्णन गति करने में पूरा समय पूछा है, 24 घंटा हो जाएगा। और 24 घंटा प्रॉपर होता भी नहीं है, कभी कभी आपको 23 घंटा और कुछ मिनट करके देता है, 46 मिनट 43 सेकंड ऐसे देता है। और आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के परिक्रमण का परिणाम क्या है। यानी पृथ्वी के परिक्रमण का जो है परिणाम क्या है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। पृथ्वी के परिक्रमण का क्या परिणाम है? ऋतु में परिवर्तन। क्या है? ऋतु में परिवर्तन। यानी पृथ्वी के जो है परिक्रमण से ऋतु में परिवर्तन होती रहती है। वर्षा और गर्मी का आता है, विंटर सीजन आता है, ये किसकी वजह से होता है? पृथ्वी में परिक्रमण की वजह से। और आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी कितने अंश झुकी हुई है। यानी पृथ्वी की जो धुरी है
कितने अंश झुकी हुई है? तो कितना अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? यानी कर्क रेखा जो है ये हुई आपके अर्थ गोल गोल, और ये आपका भूमध्य रेखा जिसको मेन लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन, और ये है आपका कर्क रेखा 23 डिग्री, और एक नीचे लाइन है मकर रेखा। तो 23 डिग्री जो होता है ये होता है 23.5 डिग्री पर, और मकर रेखा भी होता है 23.5 डिग्री पर, और ये हुआ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा अक्षांश किस अक्षांश पर? तो 23.5 डिग्री। ये है उत्तरी, ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ। तो उत्तरी अक्षांश पर है, ना कि दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी पे आपका कौन है? मकर रेखा। अब अगर आपको पूछे मकर रेखा किस अक्षांश पर है, तो आपको बोलना है 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे। और है आपका अगला क्वेश्चन, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? और वही बात सेम टू सेम रिपीट हो गया। ये पृथ्वी हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये हो जाएगा नॉर्थ गोलार्ध, ये हो जाएगा साउथ गोलार्ध। तो आपको मकर रेखा किस गोलार्ध में है? आपको बताएं कि नीचे होता है मकर रेखा, तो मकर रेखा कौन में आ जाएगा? साउथ में। साउथ का मतलब हो जाता है दक्षिणी, तो दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने उष्ण कटिबंधों में बांटा गया है? यानी पृथ्वी को जो है कितने उष्ण कटिबंधों में बांटा गया है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो पृथ्वी को कितने उष्ण कटिबंधों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 3। कितने में? 3 में। आपका अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा किसे 2 भागों में बांटती है? यानी विषुवत रेखा जो है किसे 2 भागों में बांटती है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण भागों को 2 रेखा में बांटती है विषुवत रेखा। आपका अगला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी द्वीपों का द्वीप, महाद्वीप। यानी द्वीप मतलब देश होता है, देशों का देश, महादेश। द्वीप महादेश भी बोलते हैं। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? यानी महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत आता है, चीन आता है। हम लोग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है? सबसे छोटा पूछ रहा है, तो यूरोप तो बड़ा ही है क्योंकि इसमें रूस आ जाता है। दक्षिण अमेरिका भी बड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और है आपका अगला क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? यानी किस महादेश में आता है भारत? आपको बताया भी एशिया महाद्वीप में भारत आता है। इसमें आता है एशिया में। आपका अगला है, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस मैदान में स्थित है? यानी भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है किस मैदान में स्थित है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। किस मैदान में स्थित है? तो ये है आपका गंगा मैदान में। कहां पे स्थित है? गंगा मैदान में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो वो हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी। और आप लोग को जो है आंसर साथ में देते हुए चलना है, मिस नहीं करना इसका आंसर आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी का, ये मानसरोवर झील से। किससे होता है? मानसरोवर से। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्कन पठार मुख्यतः किस चट्टान पे बना है? यानी दक्कन पठार जो मुख्यतः किस चट्टान से बना है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो यह है आपका बना हुआ आग्नेय चट्टान से। किससे? आग्नेय चट्टान से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है इसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यह है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन पूछे तो यूपी फर्स्ट है। पॉपुलेशन में कौन है? यूपी। लेकिन क्षेत्रफल में राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए आपका वही क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसका आंसर आपको पता है क्या? यूपी। फर्स्ट है आपका यूपी, क्या है फर्स्ट, और सेकंड है महाराष्ट्र, और थर्ड है बिहार। और तीनों पूछता है, बिहार भी पूछता है कि आपका तृतीय स्थान कौन सा है, तो बिहार मारिएगा तृतीय में।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी समुद्र तट किस राज्य में है? यानी भारत का जो है सबसे लंबी समुद्र तट किस राज्य में है? किस राज्य में है सबसे लंबी समुद्र तट? तो ये देखिए नीचे वाला राज्य में, जो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु सब पड़ता है, इसी जगह केरल पड़ता है, इस जगह तमिलनाडु पड़ता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, इस जगह गुजरात हो, सॉरी यहाँ पर गुजरात पड़ता है, इसी एरिया में गुजरात होता है, इस जगह इसी जगह गुजरात है, ठीक है। और गुजरात का जो है समुद्र एरिया कोनों के वजह से इसका ज्यादा पड़ जाता है, गुजरात का घुमा हुआ जो है, इसीलिए गुजरात यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। तमिलनाडु का भी अच्छा खासा पड़ता है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। और है आपका अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी मानसून शब्द, मानसून क्या है? मानसून जो है ये भारत की जलवायु कैसी है? मानसून। ये भी क्वेश्चन पूछता है और पूछ रहा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपको ये क्वेश्चन की आंसर देना है। ये जो है दोस्तों, आपको मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये है आपका अरब भाषा से हुआ है। किससे? अरब भाषा से। अरब भाषा के मौसिम शब्द से हुआ है। और पता है आपको मौसम शब्द, ये है मौसम शब्द, और मौसम शब्द का जो मतलब होता है ये होता है आपका मौसम या ऋतु। क्या होता है? मौसम या ऋतु। किससे हुआ है? अरब भाषा से। और ये अरब भाषा से कैसे हुआ पता है आपको? ये अरब भाषा से हुआ, अरबी व्यापारी जो आए थे वही सब इसका खोज किए हैं। और आपका अगला, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? यानी भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये हुआ ये है पूरा ए टू जेड नक्शा, नॉर्थ साउथ, यह ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो आपका किधर से? दक्षिण पश्चिम, इस साइड वाला जो मानसून आता है, जो मानसून समुद्र से उठता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये जो है किस में आता है, किस समय आता है ये पूछ रहे हैं। तो ये जून जुलाई के टाइम में जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो है उत्तरी भारत और भारत में, सॉरी भारत में, उत्तरी भारत नहीं, पूरे भारत के लगभग एरिया में यही मानसून से जो है वर्षा होती है, अच्छा खासा वर्षा होती है यही मानसून की वजह से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और है आपका जो है अगला क्वेश्चन है, यह है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? यानी भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है ये किस स्थान पे होती है? तो ये होती है दोस्तों आपका ये मिजोरम पड़ता है। मिजोरम में मौसिनराम जो है, शायद मेघालय या मिजोरम, मेघालय होगा, इसमें मौसिनराम जो है एक जगह है, वहां पर सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरा एशिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? मौसिनराम में। आपका अगला है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यानी पूछ रहे थार मरुस्थल जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में स्थित। और ये मरुस्थल जो थार मरुस्थल भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल में आता है, थार मरुस्थल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऊंचा पूछ रहा है भारत का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछे एशिया का, तो एशिया में आता है एवरेस्ट। कभी कभी माउंट एवरेस्ट मार रहता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है एशिया, ये नेपाल में पड़ता है। ये चोटी हिमालय है लेकिन नेपाल में इसका चोटी पड़ता है। और इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है ये है कंचनजंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? यानी हिमालय पर्वत जो है यह किस प्रकार का पर्वत है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित। आपका अगला क्वेश्चन है, सात बहनों का राज्य किस क्षेत्र को कहा जाता है? यानी सेवन सिस्टर जो है किस राज्य को कहते हैं? तो ये जो इस साइड जो है, इधर जो है सेवन सिस्टर, इस साइड सेवन सिस्टर है। और ये है चिकन नेक, सिक्किम कॉरिडोर जिसको बोलते हैं हम लोग, चिकन नेक। इसी रास्ता की वजह से जो बांग्लादेश से हम लोग का विवाद चलते रहता है, इसी रास्ता की वजह से। ये 22 किलोमीटर का पतला रास्ता है और वो लोग धमकी देते रहते छोटा सा देश कि हम इस 22 किलोमीटर के रास्ता को काट कर हम इस सेवन सिस्टर को भारत से अलग कर देंगे।
लेकिन बोल रहे हैं 7 सिस्टर का इधर जो है 21 ब्रदर भी है, ये इन लोग को पता नहीं चल रहा है। यही 7 सिस्टर कहलाते हैं। ये पड़ जाता है आपका इस साइड नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ईस्ट में पड़ता है आपका, इसमें पड़ता है ईस्ट में। तो ईस्ट में नहीं है दिया हुआ तो ये पड़ जाएगा इधर ऊपर, नॉर्थ पड़ता है तो नॉर्थ में आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ तो पूरा नहीं कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर, उत्तर पूर्व भारत। उत्तर भारत नहीं, उत्तर पूर्व भारत हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। लेकिन ये पूरी तरह से इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ अच्छी तरह से, इसमें इस ऑप्शन को देखते हुए तो उत्तर पूर्व होगा, लेकिन आपको कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा कि ईस्ट यानी पूर्व, तो पूर्वी राज बोलेगा तो पूर्वी में आप ऑप्शन को मारना है अगर पूर्व आएगा तो। आपका अगला है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी काली मिट्टी जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा रेगुर मिट्टी हो जाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है इसका हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी करे हैं, एक फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का जिसमें हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव्स पर बात किए हैं, 150 ऑब्जेक्टिव किया उसमें, तो उसमें इसका जिक्र किए थे। और यह मिट्टी जो है काली मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए, जिसमें कपास की खेती बहुत होती है, कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी है ये। आपका अगला क्वेश्चन है, चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय जो है, चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य वही 7 सिस्टर में एक है असम। कौन सा? असम, जो चाय की खेती में जो है प्रमुख राज्य है, सबसे उत्पादक में सबसे अधिक है। आपका अगला है, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, यानी लौह अयस्क का जो है इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका प्रमुख क्षेत्र जो है ये है छोटा नागपुर पठार, छोटू नहीं होगा, छोटा होगा, छोटा नागपुर पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। आपका अगला क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहे हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना बिहार का भाई झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? यानी भारत में जो है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पूछ रहा है, यानी 1 स्क्वायर फुट में कितना व्यक्ति रह रहा है, वही होता है जनसंख्या घनत्व। पूछ रहा है सबसे अधिक जो है कहाँ का जनसंख्या घनत्व है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार है, क्योंकि बिहार में जो है एरिया कम है लेकिन पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन बहुत है। यूपी में अगर पॉपुलेशन है तो वहां का एरिया भी बड़ा है, और महाराष्ट्र में भी पॉपुलेशन है तो वहां का एरिया बड़ा है, लेकिन बिहार में जो है एरिया छोटा है पर जनसंख्या बहुत है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ का अधिक है। आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी, और उस समय जो थी भारत दूसरे स्थान पर थी। लेकिन अभी का जनसंख्या जो है वर्तमान में फाइनल नहीं हुआ है जनगणना, लेकिन उम्मीद है कि 145 बिलियन यानी 145 करोड़ के आसपास हो गया है भारत की जनसंख्या, जो कि भारत फर्स्ट स्थान पर आ चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण वस्तु का प्रमुख व्यवसाय क्या है? यानी ग्रामीण बस्ती जो है, ग्रामीण बस्ती में जो लोग रहते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय यानी कमाने का जो साधन है वो प्रमुख क्या है, व्यवसाय क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ग्रामीण व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे कृषि पर बहुत आधारित होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि उसका जो है कृषि पर उन लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं जो ग्रामीण व्यक्ति रहते हैं। आपका अगला है, नगरीकरण का अर्थ क्या है? यानी नगरीकरण जो है उनका अर्थ क्या होता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो नगरीकरण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? शहरों की वृद्धि। क्या होती है? शहरों की वृद्धि। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महानगर क्या है? महानगर, भारत का सबसे बड़ा महानगर जनसंख्या में कौन सा है? महानगर मतलब हो गया शहर, मतलब नगरों का नगर हो गया, छोटा छोटा नगर जो होता है उसका नगर, यानी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, जिसमें जहां की जनसंख्या बहुत अधिक है। आपका अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? यानी परिवहन जो होता है उसका सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल जो है, जल में सबसे सस्ता साधन पड़ता है, क्योंकि
जल में रोड तो ज्यादा घुमाव नहीं होता है, सीधा सीधी होता है, और जल का साधन बहुत आसान होता है। लेकिन वायु सबसे महंगा है, इससे सस्ता पड़ता है रेल। आपका अगला है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, यानी भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। व्यस्त मतलब आप लोग जानते हैं बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे जो होता है नाव रुकने का जगह, वही होता है बंदरगाह। ये छोटका डंगिया नाव नहीं, बराबर नाव, सीप उप जो होता है बड़ा बड़ा बिजनेस वाला, वही। तो ये जो है बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह है, सबसे बेस्ट बंदरगाह। और आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा होता है, एनएच किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो ये होता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। और आप लोग को जो है इसका, इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि अभी जो है रोड परिवहन मंत्री, भारत का वर्तमान में रोड परिवहन मंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। और आपका अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य माध्यम क्या है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो उसका मुख्य माध्यम क्या है, यानी इंटरनेशनल व्यापार बिजनेस जो है उसका मुख्य माध्यम क्या है? तो ये हो जाएगा समुद्री सीमा। अभी समुद्र के द्वारा सब व्यापार होता है, या चाहे तेल का हो, चाहे किसी भी तरह का जो है व्यापार, क्योंकि सगरे पानी है तो पानी के द्वारा ही ना व्यापार होगा। और आपका अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है, यानी मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है, मानव विकास में कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवायु। और आपका अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, यानी प्राकृतिक संसाधन जो उसका उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यानी जो हमने प्रकृति से मिले वो कौन सा संसाधन है? मशीन तो नहीं है, सड़क, वन, भवन, उदाहरण है, पूछ रहा है कौन है, तो ये वन, क्योंकि वन हमें प्रकृति से मिलती है। और आपका अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, यानी नवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? यानी नवीकरणीय संसाधन जो है कहते हैं जो संसाधन को हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, यानी बार बार उपयोग में लाने वाला। देखिए संसाधन, कोयला को हम एक बार यूज करेंगे तो कोयला हमें खत्म है, कोयला, पेट्रोलियम भी, गैस भी, इन तीनों तो नहीं होगा। सौर ऊर्जा को जो हम बार बार कर सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा इसका 47 का सी नंबर। और आपका अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है, यानी पर्यावरण जो है प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका आंसर देना आप लोग को। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? फैक्ट्री, जिसको हिंदी में औद्योगिकरण कहते हैं। फैक्ट्री जो है पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यानी ग्रीन हाउस गैस जो होती है ये कौन सी है जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत बढ़ता है? इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। ये है ग्रीन हाउस गैस है जो बहुत खतरनाक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ क्या है, यानी सतत विकास, विकास तो करना है लेकिन सतत विकास इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सतत विकास कहते हैं उसे, विकास तो करना हो लेकिन भविष्य को ध्यान में, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, तीव्र विकास है, अस्थायी विकास है, भविष्य को ध्यान रखने, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसी में जो है वायु के अधिकतर कण पाए जाते हैं। आपका अगला है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, यानी ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर समताप मंडल में। ओजोन परत कौन पाया जाता है? समताप मंडल में। और आपका अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी सभी घटनाओं किस मंडल में होती है, यानी मौसम संबंधी जो जितने घटनाएं होती है ये किस मंडल में होती है?
इसका आंसर दीजिए आप लोग। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती है? ये होता है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। आपका अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग होती है। यानी वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा लगभग होती है। कितनी होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन की ही मात्रा होती है, लेकिन कितना होती है, सॉरी कितनी होती है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये जो है दोस्तों आपका 78% होता है। 78% जो है ये होता है नाइट्रोजन, और 21% जो है ये होता है ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन, और 0.003% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और भी अदर गैस होता है, उसका उत्तर है। आपका अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आपको इससे जस्ट बताएं, 21%। आपका अगला है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली वायु को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली वायु को क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली वायु, उसको क्या कहते हैं? पवन। क्या बोलते हैं? पवन। आपका जो अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली वायु कहलाती है। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आपका पवन। क्या कहलाती है? पवन। आपका अगला है, व्यापारिक पवनें किस अक्षांश के बीच चलती है? यानी व्यापारिक पवनें जो है किस अक्षांश के बीच चलती है? इसका आंसर दीजिए। किस अक्षांश के बीच चलती है? 0 से 30 डिग्री। किसके बीच? 0 से 30 डिग्री। आपका अगला क्वेश्चन है, मानसूनी पर्वतें किससे यानी किस कारण से उत्पन्न होती है? सॉरी, यानी मानसूनी पवनें जो है किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर दीजिए। किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसमें जो आपका फैक्टर है, इसमें तापमान का भी डिफरेंस होता है और दाब का भी अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी बी और सी, तापमान अंतर और दाब में अंतर। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यानी वर्षा मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? वर्षा मापने के जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेन गेज। क्या बोलते हैं? रेन गेज। और दोस्तों इसका तो रेन गेज हो जाएगा आंसर, लेकिन कभी कभी जो इसमें वर्षा मापी भी दे देता है, और इसको यूडोमीटर भी देता है ऑप्शन में। यूडोमीटर देता है, कभी कभी ओम्ब्रोमीटर दे देता है, कभी हाइड्रोमीटर दे देता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर नहीं, हाइड्रोमीटर देता है इसमें, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर देता है। कभी कभी ये सब दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि रेनगेज बताए थे तो रेनगेज ही होगा। इसमें वर्षा मापी भी दे सकता है, हाइड्रोमीटर भी दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना इसका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? यानी आर्द्रता जो है, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। और आपका अगला क्वेश्चन, पवन की गति मापने का यंत्र है, यानी पवन की जो गति है उनको मापने का यंत्र कौन सा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी पवन की जो गति मापने का यंत्र है इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। किससे मापते हैं पवन की गति को? एनीमोमीटर से। और आपका अगला क्वेश्चन, वायु दाब मापने का यंत्र है, यानी आपका अगला क्या क्वेश्चन है? वायु दाब मापने का यंत्र है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायु दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। और इसमें जो है ये वायु के जो है वजन और दबाव को दोनों को मापता है। और है आपका अगला क्वेश्चन, चक्रवात किस दाब क्षेत्र से संबंधित है? यानी चक्रवात जो है किस दाब क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर देना आप लोग को। किस संबंधित है? किस दाब, किस क्षेत्र दाब से? निम्न वायु दाब से है, उच्च वायु दाब से है, या मध्यम वायु दाब से, स्थिर वायु दाब से? किससे आपको संबंधित?
तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा निम्न वायु दाब से। किससे? निम्न वायुमंडलीय दाब से। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस दाब क्षेत्र से संबंधित है? यानी प्रति चक्रवात जो है किस दाब क्षेत्र से संबंधित है, इसका भी आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा उच्च दाब से। किससे? उच्च वायुमंडलीय दाब से। और है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने परतें होती है? क्या है आपका? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने परतें होती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कितने परतें होते हैं? 3 परतें होती हैं, जिसमें आपका एक भूपर्पट्टी हो जाता है, दूसरा मेंटल हो जाता है, तीसरा क्रोड होता है, कोड। तीनों आपको बता दिए। और आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? यानी पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है, ये 3 लेयर होता है, तो सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? सूर्य नहीं होता है, सबसे भीतरी परत, ये लेयर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों कोर। क्या कहलाती है? कोर। कोर या क्रोड कहते हैं, तो क्रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में? क्रोड है। कोर या क्रोड कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम को क्या कहते हैं? यानी महाद्वीपीय जो है भूप्रपट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम को क्या कहते हैं? इसका आंसर देना आप लोग को। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं दोस्तों आपको सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। और है आपका अगला क्वेश्चन, महासागरीय भूप्रपट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? क्या अगला क्वेश्चन, महासागरीय भूप्रपट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसको कहते हैं दोस्तों आपका सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। और आपका अगला क्वेश्चन, भूकंप का केंद्र पृथ्वी के भीतर क्या कहलाता है? क्या है क्वेश्चन? भूकंप का केंद्र पृथ्वी के भीतर क्या कहलाता है? यानी भूकंप का जो केंद्र है पृथ्वी के भीतर क्या कहलाता है? इसका आंसर देना आप लोग को। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों अधिकेंद्र। अधिकेंद्र ऑप्शन में नहीं है, अधिकेंद्र होगा, उपकेंद्र नहीं होगा, अधिकेंद्र होगा। उपकेंद्र, अधिकेंद्र, ये जगह अधिकेंद्र हो जाएगा। अधिकेंद्र ऑप्शन में हो जाएगा, उपकेंद्र अधिकेंद्र हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना हो, यानी भूकंप की जो तीव्रता मापने का क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना। इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों MMI। यानी MMI का मतलब क्या हो गया? मरकरी स्केल्स। MMI का मतलब मरकरी स्केल्स होता है। और है आपका अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के निकलने वाली पिघला पदार्थ कहलाता है? यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला जो है पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो पिघला पदार्थ ज्वालामुखी से निकलती है उसको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा, या लार्वा भी कभी कभी कहते हैं। तो ये क्या होता है? लावा, जिसमें आपका जो है गैस होता है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, राख होते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन, भूपर्पट्टी की धीमी गति को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? भूपर्पट्टी की धीमी गति को क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका दोस्तों विवर्तनिक गति। क्या कहते हैं? विवर्तनिक गति। तो दोस्तों आप लोग का क्या सही होते जा रहा है आंसर? आप लोग का ठीक ठाक सही होते जा रहा है ना? आप लोग आंसर लगाते हुए चलिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? यानी पर्वत निर्माण जो है उसकी प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। पर्वत का जो निर्माण होता है उसका प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो जो आपको कहलाती है दोस्तों ओरोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ओरोजेनेसिस, या पर्वत निर्माण भी जिसको कहते हैं। इसको कहते क्या कहते हैं? ओरोजेनेसिस। आपका अगला क्वेश्चन है, पठार का उदाहरण है, यानी पठार का
उदाहरण है? निम्न में से देखिए पठार का कौन सा उदाहरण है? पठार, यानी पठार किसको बोलते हैं? जिसकी चोटी जो है 600 मीटर लंबी हो और ऊपर जो है कुछ चिपटा हो, यानी चिपटा बोलते हैं यार, थोड़ा चौड़ा टाइप का हो, बसने उसने के लायक हल्का फुल्का घर उड़ बन जाए, वही समतल हो, उसको हम पठार बोलते हैं। तो पठार इसका उदाहरण इसमें दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार, जो भारत में स्थित है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। और आपका अगला क्वेश्चन, नदी द्वारा निर्मित मरुस्थल, सॉरी, नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप नहीं है, यानी नदी द्वारा जो है निर्मित स्थल रूप नहीं है। इसमें से कौन सा नदी के द्वारा निर्मित स्थल रूप नहीं है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों यू आकार घाटी। कौन सा? यू आकार घाटी नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित स्थल रूप है, यानी मरुस्थल में जो है वायु के द्वारा निर्मित स्थल रूप है। तो वायु के द्वारा मरुस्थल में कौन सा स्थल रूप है? तो ये आपका बालू का टीला। कौन सा? बालू का टीला। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमौनी द्वारा निर्मित स्थल रूप है, यानी हिमौनी द्वारा निर्मित स्थल रूप है। क्या है स्थल रूप हिमौनी द्वारा निर्मित? तो ये ग्लेशियर होता है हिमौनी द्वारा निर्मित, लेकिन इसमें ऑप्शन में ग्लेशियर तो नहीं है, लेकिन ग्लेशियर जो है इसके बारे में कभी कभी निर्मित मरुस्थल जो है इसको यू आकार घाटी भी कहते हैं। किसको? मतलब इसमें ग्लेशियर तो नहीं है, लेकिन इसको यू आकार घाटी, ग्लेशियर को यू आकार घाटी भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ग्लेशियर को ही यू आकार घाटी कहते हैं। अगर कभी कभी आपको इसमें ऑप्शन दे सकता है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर मारिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महासागर की औसत गहराई लगभग होती है। क्या है? महासागर की औसत गहराई लगभग होती है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों आपका 3700 से 1200 फुट के आसपास होती है, यानी 3.7 किलोमीटर होती है इसकी औसत गहराई, यानी 3700 से 12,000 स्क्वायर फीट। लेकिन अभी जो है इसका NOAA एक संस्था है जिसके अनुसार से अभी 3800 मीटर इसका औसत गहराई बताया गया है। कितना? 3800 मीटर। तो इसका आंसर अभी फिलहाल में 3800 मीटर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा का मुख्य कारण है, यानी ज्वार भाटा का जो मुख्य कारण, वो मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा का जो मुख्य कारण है, ये चंद्रमा और पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण से होता है और पृथ्वी के घूर्णन के भी कारण से होता है। ज्वार भाटा का मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा इसमें से आंसर? इसमें हो जाएगा चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होगा, आगे गुरुत्वाकर्षण लिख दीजिएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण होता है। इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची ज्वार भाटा कहाँ पाई जाती है, यानी सबसे ऊंची ज्वार भाटा, सबसे ऊंची ज्वार भाटा कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी दोस्तों कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा की जो है एक फंडी की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फंडी की खाड़ी। वहीं पर जो है ये ज्वार भाटा पाई जाती है, जो लगभग 16 मीटर, यानी 16 मीटर इसकी जो ज्वार भाटा की ऊंचाई है 16 मीटर के आसपास पहुंच जाती है। 16 मीटर का मतलब हुआ 52 फीट, यानी 52 फुट तक पहुंच जाती है। कितना पहुंच जाती है? 52 फुट तक। और आपका अगला क्वेश्चन, महासागरीय धाराएं किस प्रकार की होती है, यानी महासागर की जो धाराएं होती है किस प्रकार की होती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो महासागर की जो धाराएं होती है 2 प्रकार की हो जाती है, एक स्थिर चलती है और एक गहरे पानी की जो धारा होती है वो रहती है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 82 नंबर का ऑप्शन। इसका आंसर आपका हो जाएगा गर्म और ठंडा दोनों धाराएं कौन सी होती है, किस प्रकार की धाराएं होती है। और आपका अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, यानी गल्फ स्ट्रीम जो है किस प्रकार की धारा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो ये जो है दोस्तों आपका
यह एक गर्म और शक्तिशाली महासागरीय धारा है। क्या है? गर्म और शक्तिशाली महाधारा। और ये जो है मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कहां बहती है? उत्तर पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर में बहती है। और कैसी धारा है? गर्म और तेज धारा है। आपका अगला क्वेश्चन है, एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? यानी एल नीनो जो है, नीनो किस महासागर से संबंधित है? तो ये है आपका दोस्तों प्रशांत महासागर संबंधित। किससे? प्रशांत महासागर संबंधित। और है आपका अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी मृदा की जो निर्माण की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका मृदा, इतु नहीं होगा, अप्रदन मृदा कटने की प्रक्रिया कहते हैं, मृदा कटने की प्रक्रिया को। इसके आपको निर्माण की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपक्षय, यानी जिसको इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में आपको कभी कभी इंग्लिश में भी ऑप्शन देते हैं, तो जिसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। कि क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। और आपका अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? यानी जलोढ़ मिट्टी जो है मुख्यतः कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? ये नदी घाटी के नजदीक पाई जाती है। और ये मिट्टी जो होती है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका आपको पता होगा, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? ये होती है जलोढ़ मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां की टेम्परेचर जो उच्च हो और भारी वर्षा हो, जहां पर मतलब वर्षा भी अधिक हो और टेम्परेचर भी अधिक हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? अधिक वर्षा। इसमें ऑप्शन तो दिया अधिक वर्षा, टेम्परेचर कोई दिया ही नहीं, वर्षा तो अधिक वर्षा। अगर टेम्परेचर में बात करें तो हाई टेम्परेचर। कहां पे? हाई टेम्परेचर। और आपका अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण किससे होता है? यानी प्राकृतिक वनस्पति जो, इसका निर्धारण किससे होता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण किससे होता है? तो ताप, वर्षा, मृदा, सभी से हो जाएगा दोस्त, सभी हो जाएगा इसमें। ताप से भी होता है, वर्षा, मृदा, सभी से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? यानी सदाबहार वन जो है कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका अधिक, मतलब भारी वर्षा, जहां अधिक वर्षा हो वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहां पे? जहां पर भारी वर्षा हो, अधिक वर्षा हो जाएगा इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा। और सदाबहार वन जो है कभी कभी स्थान पूछ लेता है, तो इसमें आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार जैसे स्थान पे, पूर्वोत्तर भारत जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, इस सब में पाया जाता है सदाबहार वन। आपका जो है अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? क्या है? भारत में मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन में जो है मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। और दुनिया का सबसे बड़ा, क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है कौन? सुंदरवन। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ये आपका पारिस्थितिक कहलाता है, इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। लेकिन इसमें पारिस्थितिक ऑप्शन निम्न है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? दीजिए आंसर इसका। ये कहलाता है दोस्तों आपका मानव भूगोल है। इसमें ऑप्शन आपका मानव भूगोल हो जाएगा।
लेकिन कभी कभी इकोलॉजी होगा इसमें, लेकिन डाउट हो रहा है। इसमें इकोलॉजी होगा, क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। आपका अगला है, संसाधन का विकासपूर्ण उपयोग कहलाता है। क्या है, संसाधन का विकासपूर्ण उपयोग कहलाता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। क्या होगा, संरक्षण। और कभी कभी इसमें पूछता है इसमें ऑप्शन दे देगा आपका संभावित संसाधन, यानी संसाधन का विकासपूर्ण उपयोग आपको सोच सोच के उपयोग कर रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग कितनी है, यह है आपका क्वेश्चन। और इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 106 से 107 है। आपका अगला है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, यानी जैव विविधता का जो अर्थ होता है ये क्या होता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होता है जैव विविधता का अर्थ। जैव विविधता, इसी में आपका देखिए जैव, जैव मतलब हो गया जीव, जीवों, जीवों, और विविधता मतलब हो गया विविधता, जीवों की विविधता, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीवों की विविधता। और है आपका अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। इसमें अधिक जन्म दर है, अधिक मृत्यु दर है, पलायन है, शिक्षा है। तो जनसंख्या वृद्धि तभी हो सकती है जब जन्म दर अधिक हो। क्या हो, जन्म दर अधिक हो। आपका अगला है, जनसंख्या घनत्व क्या अर्थ है, यानी जनसंख्या घनत्व क्या क्या अर्थ है। इसका आंसर आप लोग को हम बताए थे पहले, जब बिहार का जनसंख्या घनत्व बता रहे थे, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना जनसंख्या रह रहा है। अभी जैसे भारत में जनसंख्या घनत्व 382 है, यानी एक स्क्वायर फुट में जो 382 लोग रह रहे हैं एक एक वर्ग किलोमीटर में। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रवास का अर्थ है, यानी प्रवास क्या है, प्रवास का अर्थ है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवास का अर्थ। प्रवास का अर्थ हो गया स्थान परिवर्तन से संबंधित है, ये स्थान से परिवर्तन हो जाएगा इसका आंसर, स्थान परिवर्तन। यानी प्रवास का मतलब है जैसे हम यहाँ से घर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, यहाँ घर है मेरा, यहीं यहाँ से कहीं और जा रहा है, प्रवास। आपका अगला है, नगरीय वस्तु की प्रमुख विशेषता है, यानी नगरीय बस्ती जो है उसका प्रमुख विशेषता क्या है। इसका आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा उद्योग एवं सेवा। क्या हो जाएगा, उद्योग एवं सेवा। और है आपका अगला क्वेश्चन, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है, यानी सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका तो बताए भी थे आपको पीछे, यानी भविष्य की पीढ़ी का हित। ऑप्शन तो सी सही है, पर्यावरण संरक्षण। इसका दोनों हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और है आपका अगला क्वेश्चन, भूगोल का व्यवहारिक उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है, यानी भूगोल का जो व्यवहारिक उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है। इसका आंसर देना आप लोग को, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कल्पना। तो दोस्तों आज हम लोग का जो है VVI 100 ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास, आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत के बाद। और आपका जितना सही हुआ है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग देख सके कि कितना पढ़ रहा है बच्चा और क्या बच्चा को समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।